तो आइए दोस्तों, आज जो हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा यूनिट 7, क्योंकि हमारा 6 यूनिट जो है वो पूरा खत्म हो चुका था। और 7th यूनिट में जो है हमारा वो है मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम। तो इसके अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग परप्यूरियम, पोस्टनेटल काउंसलिंग और लैक्टेशन एंड फीडिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज देखने वाले हैं और बाकी के ये 3 टॉपिक जो है ये हमारा वीडियो 2 के लिए रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन, सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल परप्यूरियम के डेफिनेशन की, तो ये होता है परप्यूरियम वह अवस्था है जो प्रसव के बाद शुरू होती है और तब तक रहती है जब तक महिला के प्रजनन अंग गर्भावस्था से पहले वाली अवस्था में वापस नहीं आ जाते। जब महिला प्रेग्नेंट हुई थी उससे पहले उसका अंग जैसे था, जैसे उसका पहले यूटेरस था, वेजाइना था, तो वो सारी चीज़ें जब तक उस अवस्था में वापस नहीं आ जाती तो उस पीरियड को बोलते हैं नॉर्मल परप्यूरियम। ठीक है, इस अवधि के आमतौर पर जो है 6 सप्ताह के बाद तक का माना जाता है। ठीक है, इस समय माँ के शरीर में बहुत तरह के शारीरिक और हार्मोनल बदलाव होते हैं। नॉर्मल परप्यूरियम के दौरान माँ की मॉनिटरिंग और देखभाल की जाती है ताकि किसी प्रकार की जटिलता को रोका जा सके और माँ को सामान्य स्थिति में लौटने में मदद की जा सके। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। फिर इसके ऑब्जेक्टिव कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से बचाना होता है। फिर दूसरा आप देखेंगे वो होता है इन्वोल्यूशन मॉनिटरिंग। जो इन्वोल्यूशन होता है, इन्वोल्यूशन का मतलब होता है जो पहले की अवस्था में वापस आना। जो अंग है, कोई अंग है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज होकर बड़ा हो गया था, अब फिर से वो वापस आएगा अपने साइज में, तो उसको बोलेंगे इन्वोल्यूशन। ठीक है, तो इसको मॉनिटर करना। इसमें क्या होता है, गर्भाशय और अन्य अंगों के इन्वोल्यूशन को यानी उसके आकार में वापस लौटने की प्रक्रिया की निगरानी करना। फिर होता है लैक्टेशन सपोर्ट। तो लैक्टेशन सपोर्ट यानी कि माँ को स्तनपान के प्रक्रिया में मदद करना और उसको मार्गदर्शन देना। ये खास करके पहली बार जो माँ बनती है उसमें ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर होता है इमोशनल वेलबिंग। इमोशनल वेलबिंग मतलब प्रसव के बाद होने वाले भावनात्मक और मानसिक बदलाव का ध्यान रखना और किसी तरह के तनाव यानी कि पोस्टनेटल डिप्रेशन से बचाव करना। फिर होता है न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। तो माँ को आहार एवं आराम की जरूरतों का ध्यान रखना ताकि शरीर जो है वो जल्दी से ठीक हो सके। फिर होता है मॉनिटरिंग वाइटल साइन, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, ये सब की निगरानी हम लोग करते हैं। फिर होता है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में समझाया जाता है और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक बच्चे के होने के बाद कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है। तो 3 साल तक के गैप के लिए फैमिली प्लानिंग मेथड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है समझाना, जो कपल्स होते हैं उसको, जिसमें कि फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाया जाता है और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से विकल्प है जिससे वो कॉन्ट्रासेप्शन का ध्यान रख सकते हैं। फिर होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग नॉर्मल परप्यूरियम। तो ये हमारा अगला टॉपिक है जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग नॉर्मल परप्यूरियम। तो इस दौरान नॉर्मल परप्यूरियम के दौरान माँ के शरीर में बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं जो कि प्रसव के बाद उसे सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ शारीरिक बदलाव का वर्णन किया गया है। सबसे पहला बदलाव जो आता है वो होता है यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस का आकार जो है वो धीरे धीरे घटकर अपने पूर्व आकार में वापस आता है। इसको इन्वोल्यूशन का प्रोसेस बोलते हैं। और गर्भाशय का वजन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे 1000 ग्राम हो जाता है और उससे घट के वो वापस 50 से 60 ग्राम या 50 से 100 ग्राम के अंदर आता है। धीरे धीरे और भी टाइम पे वापस आता है, नॉर्मली इतने ग्राम में वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं यूट्राइन इन्वोल्यूशन। फिर होता है एक लोचिया। लोचिया क्या होता है कि प्रसव के बाद वेजाइना से निकलने वाला रक्त और गर्भाशय की अवशिष्ट सामग्री, जो भी बचा हुआ सामग्री है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चा निकलता है और सारा डिलीवरी का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जो भी चीज़ें अंदर में बची हुई है, कुछ कुछ टुकड़े बच जाते हैं, तो उस सारी सामग्री को लोचिया बोलते हैं। यह 3 चरणों में बाहर आता है। ठीक है, इसको बाहर आने के 3 चरण होते हैं। तो सबसे पहले होता है लोचिया रुब्रा। रुब्रा जो होता है वो पहले 3-4 दिन वापस होता है, जो कि लाल रक्त जैसा उसका स्राव होता है। ठीक है, फिर जो अगला है वो होता है लोचिया सिरोसा। लोचिया सिरोसा 4 से 10 दिन निकलता है, जो कि पतला होता है, गुलाबी होता है और भूरे रंग का स्राव होता है। ठीक है, फिर लोचिया अल्वा होता है जो कि 10 दिन के बाद निकलता है, जो कि सफ़ेद या पीला होता है। तो ये हो गया, आपको लोचिया के बारे में समझ में आ गया। और जो तीसरा चेंज आता है वो होता है सर्विक्स में, सर्वाइकल चेंज इसको बोलते हैं। सर्वाइकल चेंज में क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है यानी कि जो ग्रीवा होता है वो धीरे धीरे अपने पूर्व गर्भावस्था के आकार में लौट आता है। यह प्रसव के बाद यह मुलायम होती है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर यह फिर से कठोर हो जाता है। फिर होता है वेजाइनल चेंजेस। तो वेजाइनल चेंजेस में क्या होता है कि वेजाइना का आकार भी धीरे धीरे छोटा हो जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से पहले की स्थिति में नहीं लौट पाता है। इसके लचीलेपन में कमी हो सकती है कि वेजाइना पहले जितना लचीला था अब वो उतना लचीला नहीं रहता है, थोड़ा सा कम, मतलब कि अपने जैसा वो पहले था एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाता है।
फिर होता है यूट्राइन फंक्शन। यूट्राइन फंक्शन में क्या होता है कि जो अंडाशय फिर से ओवल्यूशन शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। विशेष रूप से स्तनपान कराने वाली महिलाओं में, कुछ स्तनपान कराने वाली महिलाओं में, या पहले 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। तो पहले 6 महीने तक तो ओव्यूलेशन, जो ओवरी है वो अपना फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है। फिर होता है ब्रेस्ट चेंजेस। तो ब्रेस्ट में चेंजेस होता है क्योंकि जो ब्रेस्ट में है वो दूध का उत्पादन शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट में दूध का एक्सपांशन, जिसको कि लैक्टेशन बोलते हैं, उसका शुरू हो जाता है। और जब पहली बार दूध स्रावित होता है, जिसको कि कोलेस्ट्रम कहा जाता है, यह बच्चे के लिए बहुत अधिक पौष्टिक होता है। तो ये हो गया ब्रेस्ट चेंजेस के बारे में। फिर होता है यूट्राइन सिस्टम। यूट्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें, फिर होता है यूट्राइन सिस्टम। अगर हम यूट्राइन सिस्टम की बात करें तो जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि ब्लैडर जो है उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लैडर की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि यूट्रस का भार उस पर पड़ता है तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अब यूट्रस का भार उस पर पड़ नहीं रहा है तो उसकी क्षमता में फिर से वृद्धि होती है, और कई बार अस्थायी मूत्र, असंयम या इनकॉन्सिस्टेंसी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या बदलाव होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब कि हृदय प्रणाली। हृदय प्रणाली या धीरे धीरे प्रसव के बाद इसमें रक्त की मात्रा और हृदय की दर सामान्य स्थिति में लौट आती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ब्लड का वॉल्यूम और हार्ट रेट ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है, तो वो धीरे धीरे फिर से वापस होता है अपने रेगुलर, जो उसका ब्रीदिंग होता है, जो बीट होता है उतना बीट पे लौट आता है, और उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। फिर होता है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो हार्मोनल चेंजेस जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट आती है, जबकि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। और जब भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, मतलब कि उस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर होता है वेट लॉस। तो जो महिला है उसका वेट लॉस होता है, ठीक है। प्रसव के तुरंत बाद 5 से 6 kg उसका वेट लॉस हो जाता है, जिसमें कि बच्चा, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह शामिल होता है। धीरे धीरे फ्लूइड और फैट का भी नाश होता है, जिसकी वजह से कि और भी ज़्यादा वेट लॉस होता है, क्योंकि टोटल 11 से 12 kg जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट बढ़ा रहता है, तो उसको फिर नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर हम लोचिया को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। लोचिया क्या होता है, हम लोगों ने भी देखा था लोचिया क्या होता है, कि लोचिया वह स्राव है जो कि प्रसव के बाद यूट्रस से निकलता है, और यह गर्भाशय की अंदरूनी परत यानी कि एंडोमेट्रियम के उत्तक यानी कि टिश्यू और सेल जो ब्लड होता है उससे बना होता है। फिर जो प्रसव के बाद शरीर से बाहर आता है। लोचिया एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि गर्भाशय के पुनः सामान्य अवस्था में लौटने का संकेत देती है। यह लगभग 4 से 6 हफ्ते तक रहता है और 3 चरणों में बटा होता है। तो अगर टाइप की बात करें तो सबसे पहला जो होता है वो होता है लोचिया रूब्रा, जो कि हम लोगों ने देखा था, जो कि पहले 3-4 दिन तक होता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है लाल रक्त, ताज़ा लाल रक्त, डेसिडुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्लड के क्लॉट्स, जिसकी वजह से कि इसका कलर जो है वो लाल या गहरा भूरा रंग का होता है, जो कि भारी रक्तस्राव जैसा दिखता है। फिर अगला जो पार्ट होता है वो होता है लेचिया सिरोसा। ये 4 से 10 दिन के बीच में आता है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह इसमें जो है लाल रक्त कोशिका जो होते हैं या आरबीसी, उसका मात्रा कम हो जाता है, इसलिए यह गुलाबी रंग का होता है या भूरे रंग का होता है। इसमें रक्त के अलावा जो है म्यूकस होता है और वाइट ब्लड सेल होता है। इसका अपीयरेंस जो होता है वो हल्का गुलाबी या भूरे रंग का होता है। अगर हम अगला बात करें तो वो हो गया लोचिया अल्बा। लोचिया अल्बा की बात करें तो ये 10 दिन से लेकर 4 से 6 सप्ताह तक निकलता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो है व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। पहले दोनों में रेड ब्लड सेल हो रहा था, इसमें व्हाइट ब्लड सेल होता है, और म्यूकस और गर्भाशय के सतह से स्रावित होने वाले जो भी अवशेष होते हैं वो सारी चीजें। तो जो कि इसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो सफेद होता है या हल्का पीला कलर का होता है। फिर होता है इंपोर्टेंस ऑफ इंस्पेक्टिंग लोचिया। जो लोचिया होता है उसको हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं या फिर उसको जांचते हैं। तो वो क्यों जांचते हैं, उसके लिए सबसे पहला होता है कि इन्फेक्शन डिटेक्शन। तो अगर इसका नियमित जांच करेंगे तो जो इन्फेक्शन है उसका पता चल जाएगा। और अगर जैसे कि लोचिया से अगर बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है या इसका कलर जो है वो हरा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें एंडोमेट्राइटिस का संकेत देती है, जो कि हमें लोचिया को एग्जामिन करके पता चल जाएगा। जिसके बाद तो हम तुरंत जो है चिकित्सकीय हस्तक्षेप या फिर डॉक्टर से दवाई वगैरह दिलवा सकते हैं। फिर होता है मॉनिटरिंग यूट्राइन इन्वोल्यूशन। तो अगर लोचिया की मात्रा और गर्भाशय की इन्वोल्यूशन की स्थिति का संकेत देती है। अगर लोचिया सही मात्रा में आ रहा है तो जो यूट्रस है वो सही मात्रा में इन्वोल्यूट हो सकता है, मतलब कि वो सही मात्रा से वापस अपने जगह पे आ रहा है। लेकिन अगर लोचिया की मात्रा बहुत अधिक है या बहुत लंबे समय तक जो है ब्लड आ रहा है, तो ये इस बात का संकेत होता है कि यूट्रस जो है वो सही तरीके से संकुचित नहीं हो रहा है
जिसमें कि डॉक्टर की आवश्यकता की यानी कि चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता हो सकती है। फिर होता है आइडेंटिफाइंग हेमरेज। तो अगर लोचिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यू उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये पोस्टमार्टम हेमरेज का संकेत दे सकता है, जिसके लिए हमें डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए। फिर होता है प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। तो लोचिया की जांच करके पोस्टमार्टम के दौरान जटिलताओं को रोका जाता है। असामान्य रंग, बदबू या भारी रक्तस्राव जैसी समस्याओं का पहचान कर उसके समय पर इलाज किया जा सकता है अगर उसको हम चेक करते हैं तो। फिर होता है रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन। तो लोचिया की नियमित जांच से यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला का शरीर गर्भावस्था से पहले वाली स्थिति में सही तरीके से लौट रहा है। फिर होता है इमोशनल रेसरेंस। तो महिलाओं को लोचिया के सामान्य चरणों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना। उन्हें यह पता रहता है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे अनावश्यक जो इससे चिंता वगैरह कम हो जाता है। फिर होता है कि व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन। तो मेडिकल अटेंशन कम लेना चाहिए। तो जब अगर लोचिया का गंध जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है तो वो संक्रमण का संकेत देता है, तो उस टाइम पे हमें मेडिकल अटेंशन देना है, मतलब कि डॉक्टर से मिलना है। या फिर जो लोचिया रुबरा है, ठीक है, ये 4-5 दिनों के बाद भी अत्यधिक मात्रा में जारी रहता है, तब हम लोगों को मेडिकल अटेंशन लेना होता है। या फिर बहुत भारी मात्रा में अगर रक्त का थक्का निकलता है तो उस टाइम भी देखना होता है डॉक्टर से। और अचानक से लोचिया की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, खास करके अगर 10 दिन के बाद वृद्धि हो रहा है तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर से दिखाना होता है। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पोस्टनेटल काउंसलिंग। पोस्टनेटल काउंसलिंग क्या है? तो वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई माँ और परिवार को प्रसव के बाद के समय में सही देखभाल का मार्गदर्शन दिया जाता है। कि उसमें जो है वो जो काउंसलर होता है वो काउंसलर डॉक्टर भी हो सकता है या फिर कोई और जो काउंसलर स्पेशल जो होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। वो जो है नई माँ को और परिवार को बच्चे का कैसे केयर करना है और कैसे देखभाल करना है उसका मार्गदर्शन देते हैं। और इसका उद्देश्य माँ और नवजात शिशु को स्वास्थ्य को बनाए रखना, माँ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और किसी भी जटिलता को रोकना है। तो इसका उद्देश्य आपको पता चलेगा। तो की एस्पेक्ट ऑफ जो पोस्टनेटल काउंसलिंग, तो इसमें क्या एक्सपेक्ट होता है सबसे ज़्यादा कि फिजिकल रिकवरी गाइडेंस दिया जाता है, कि माँ को रिकवरी के बारे में जानकारी दिया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि कैसे यूट्रस जो है वो इन्वॉल्यूट करता है, मतलब कैसे अपने जगह पे आता है। लोचिया रुबरा की निगरानी कैसे किया जाता है, एपिसियोटॉमी या फिर सी सेक्शन का घाव को कोई देखभाल कैसे करना है, इन सब के बारे में गाइडेंस दिया जाता है। फिर जो है उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने के लिए माँ को सही तरीका सिखाया जाता है। और फिर कोलेस्ट्रम कितना ज़रूरी है ये बताया जाता है। और अगर उनके मदर है उसके स्तन में अगर इंजॉर्जमेंट जैसे या दर्द जैसी कोई समस्या आ रही है तो इसका समाधान का तरीका समझाया जाता है कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन अवेयरनेस। तो पोस्टमार्टम के बाद जो है डिप्रेशन हो सकता है मदर को, इसके बारे में भी अवेयरनेस जो है वो पोस्टमार्टम जो काउंसलिंग होता है ना उसमें बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि माँ के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उन्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लक्षण के बारे में बताया जाता है, जैसे बहुत अधिक अगर थकान रहता है, उदासी या चिंता रहता है, तो काउंसलिंग के जरिए उन्हें बताया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए और आवश्यकता होने पर मदद कहाँ से मिलेगा। फिर कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। तो परिवार नियोजन के विकल्प पे सही से चर्चा किया जाता है ताकि अगली बार जब माँ गर्भवती होगी तो उससे पहले वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। और गर्भ निरोधक के तरीके जैसे कि कॉपर टी या फिर कॉन्डम या हार्मोनल पिल्स के बारे में जानकारी दिया जाता है। फिर होता है डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में समझाया जाता है। डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताया जाएगा कि माँ के डाइट पर जोर दिया जाता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि पौष्टिक और संतुलित आहार लें जिसमें कि पर्याप्त प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए और हाइड्रेटेड रहने के महत्व पर भी जोर दिया जाता है कि ये कितना ज़रूरी है। फिर रेस्ट और स्लीप के बारे में बताया जाता है कि रेस्ट और स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मदर के लिए। यह शारीरिक और मानसिक रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उन्हें दिन में कुछ समय तक शिशु के साथ आराम करने की सलाह दी जाती है। फिर होता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज क्या होता है कि जो प्रसव होता है उसके बाद जो पेल्विक फ्लोर का जो मसल होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए माँ को कीगल एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उनकी मांसपेशियों को मजबूत किया जा सके और जो यूट्रस है वहाँ का या फिर जो पेल्विक में जो भी मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर इन्फेंट केयर गाइडेंस। तो नवजात का जो सही से देखभाल कैसे किया जाए इसके बारे में माँ और परिवार को सही जानकारी दिया जाता है। और इसमें बच्चे की त्वचा की देखभाल, जो उसका नाभि की सफाई और टीकाकरण के बारे में सलाह शामिल होता है। फिर होता है सेक्सुअल हेल्थ के बारे में क्या क्या जानकारी दी जाती है। तो माँ को जो सेक्सुअल हेल्थ और प्रसव के बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके बारे में सही जानकारी दिया जाता है और कैसे सुरक्षित तरीके से ये किया जाए उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। और उसके साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि कब से संभोग करना सुरक्षित है और किस स्थिति में डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्हें
बताया जाता है। फिर फॉलोअप के बारे में बताया जाता है उन्हें कि माँ को नियमित रूप से फॉलोअप विजिट के लिए जाने की सलाह दी जाती है। ये विजिट प्रसव के बाद किसी भी संभावित जटिलता को पहचानने और शिशु के स्वास्थ्य की जांच के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो या तो फॉलोअप के लिए वो जा सकती है, मदर जा सकती है डॉक्टर के पास, या तो कभी कभी नर्स भी आती है वहाँ पे घर पे, ठीक है, होम विजिट पे। पर इंडिया में ऐसा बहुत कम ही होता है कि नर्स घर पे आए, इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट को ही जाना पड़ता है। तो ये था हमारा पोस्टनेटल काउंसलिंग के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लैक्टेशन एंड फीडिंग, ठीक है। तो लैक्टेशन एंड फीडिंग की बात करें तो लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें माँ के ब्रेस्ट में दूध का उत्पादन होता है और उसे नवजात शिशु को पिलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। यह प्रक्रिया जो प्रसव के बाद हार्मोनल बदलावों के कारण होती है और नवजात शिशु के पोषण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग शिशु को सही मात्रा में पोषण, इम्यूनिटी और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर लैक्टेशन का प्रोसेस देखें कि लैक्टेशन का प्रोसेस होता कैसे है। तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जो लैक्टेशन की शुरुआत होती है वो 2 हार्मोन से होती है, जिससे कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। जिसमें कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, तो जब प्रसव होता है उसके बाद प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसमें कि स्तन में दूध का निर्माण जो है वो उत्पादन वो शुरू हो जाता है और शिशु के रक्तपान करने से प्रोलैक्टिन का लेवल और बढ़ता है और दूध का उत्पादन लगातार जारी रहता है। फिर इसमें ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो दूध का उत्पादन तो प्रोलैक्टिन ने कर दिया, लेकिन जब शिशु स्तनपान करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त की मसल्स में से, जैसे कि कौन सी मसल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मायोएपिथेलियल सेल को संकुचित करता है, जिससे निप्पल की ओर जो है वो दूध बहने लगता है। इसे लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं और ऑक्सीटोसिन की वजह से दूध जो है वो निप्पल की ओर आगे आता है, जिससे कि बच्चा उसको पी सके। फिर होता है कोलेस्ट्रम। तो प्रसव के कुछ दिनों तक स्तन से पीले गाढ़ा दूध निकलता है, जिसे कि कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडी, प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो नवजात शिशु की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। फिर होता है मैच्योर मिल्क। तो मैच्योर मिल्क क्या होता है कि ये 4-5 दिन के बाद कोलेस्ट्रॉम के बाद जगह पे निकलने लगता है, जिसको कि मैच्योर मिल्क बोलते हैं। यह दूध हल्का सफ़ेद होता है और इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पानी का संतुलन होता है, जो कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और बीच में एक और मिल्क होता है जो कि शुरुआत के दिन में तो कोलेस्ट्रॉल निकलता है, उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क और फिर मैच्योर मिल्क, ऐसे करके निकलता है। फिर अगर हम टाइप ऑफ फीडिंग की बात करें, कितने तरह की फीडिंग होती है, तो सबसे पहले आता है एक्सक्लूसिव फीडिंग। एक्सक्लूसिव मतलब कि 6 महीने तक जो फीडिंग कराई जाती है बच्चे को, जिसमें कि उसको सिर्फ दूध पिलाया जाता है और कुछ भी नहीं दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फीडिंग। तो इसमें केवल जो है 6 महीने तक शिशु केवल स्तनपान कराने के लिए सिफारिश की जाती है और इस दौरान शिशु को केवल माँ का दूध मिलता है। इसमें पानी की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिशु जो दूध होता है उसमें पर्याप्त पानी की मात्रा होती है शिशु के लिए। फिर एक होता है डिमांड फीडिंग। डिमांड फीडिंग क्या होता है कि शिशु के मांग यानी कि डिमांड के अनुसार उसको स्तनपान कराना चाहिए। जब शिशु भूख का संकेत दे, जैसे कि रोने लगता है या फिर मुंह में उंगली डालने लगता है, तो उसको स्तनपान कराना चाहिए, जिससे कि दूध का उत्पादन भी बेहतर होता है और शिशु की भूख भी पूरी होती है। फिर एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं शेड्यूल फीडिंग। शेड्यूल फीडिंग में क्या होता है, कुछ माता पिता शिशु को निर्धारित समय पर शेड्यूल फीडिंग पर स्तनपान कराते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है डिमांड फीडिंग, कि जब बच्चे को भूख लगे तब उसको दूध पिला देते हैं। फिर होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होता है 6 महीने के बाद। जब शिशु जो 6 महीने का हो जाता है तो स्तनपान के साथ साथ उसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी दिए जाते हैं, मतलब कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें उसको खाने के लिए दी जाती है, क्योंकि उसको उस समय तक जो है ना उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है, वो सिर्फ दूध से उसका पूरा नहीं हो सकता। तो जो है वीनिंग का प्रोसेस शुरू किया जाता है, ठीक है, वीनिंग का प्रोसेस शुरू किया जाता है। वीनिंग का मतलब होता है स्तनपान के साथ साथ उसको कुछ कुछ और भी खिलाना। तो वीनिंग का प्रोसेस शुरू करने के बाद जो होता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। फिर होता है बेनिफिट ऑफ लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो बेनिफिट क्या होता है लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग का, तो सबसे पहले बच्चे के लिए देखेंगे बच्चे के लिए क्या बेनिफिट होता है। तो बच्चे के लिए सबसे पहला बेनिफिट होता है कि उसको न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलता है, मतलब कि जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब बच्चे को मिल जाता है। फिर बच्चे के लिए होता है इम्यूनिटी बूस्टिंग। तो बच्चे के माँ के दूध में जो है एंटीबॉडीज होता है, जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। फिर हेल्दी ग्रोथ, बच्चे के जो है शारीरिक और मानसिक विकास आदर्श होता है और यह मोटापे से, डायबिटीज से या एलर्जी जैसी बीमारियों से बच्चे को बचाता है। ब्रेस्ट फीडिंग। फिर मदर के लिए देखेंगे कि मदर के लिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन कैसे मदद करता है। तो मदर का क्या होता है कि यूट्राइन इन्वोल्यूशन होता है, यानी कि जो यूट्रस होते हैं उसमें से मतलब कि स्तनपान करने से ऑक्सीटोसिन निकलता है, सभी को पता चल गया, अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने। तो यूट्रस के निकलने से क्या होता है कि संकुचन तेज हो जाता है और जल्दी जल्दी जो है यूट्रस अपने सामान्य आकार में लौट जाता है। फिर अगर पोस्टमार्टम वेट लॉस की बात करें तो स्तनपान कराने से माँ का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि
पचने की क्षमता जो है, खाना पचाने की क्षमता वो बढ़ जाता है, जिससे कि वजन को घटाने में मदद मिलती है। फिर होता है कैंसर प्रोटेक्शन। तो जो मदर है अगर लंबे समय तक स्तनपान कराती है तो माँ को जो है ब्रेस्ट कैंसर और जो ओवेरियन कैंसर है इसका खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर होता है इमोशनल बॉन्डिंग। तो स्तनपान से माँ और बच्चे के बीच इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होता है और यह शिशु को सुरक्षा और आराम का अनुभव करवाता है। तो ये हो गया सारा। और इसके बाद फिर हम देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के पोजीशन कौन कौन से होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसमें जो सही रक्तपान पोजीशन शिशु को अच्छा दूध पीने में और माँ को आराम देने में मदद करती है। कुछ आम पोजीशन जैसे कि क्रेडल होल्ड पोजीशन। तो इसमें क्या होता है कि माँ जो है शिशु को अपने बाहों में पालने की तरह रखकर स्तनपान कराती है। इसका इमेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बच्चे को जो है अपने गोद में रखकर वो माँ उसको दूध पिला रही है। तो ये पोजीशन जो होता है ये क्रेडल होल्ड होता है। फिर होता है फुटबॉल होल्ड। फुटबॉल होल्ड में जो फुटबॉल जैसे होल्ड करते हैं उस तरह से बच्चे को होल्ड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शिशु को माँ अपनी बगल में रखकर स्तनपान करवाती है और यह पोजीशन सी सेक्शन के बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बच्चे को कैसे फुटबॉल के जैसे होल्ड किया जा रहा है अपने साइड में रख के और उससे दूध पिलाया जा रहा है। इसको बोलते हैं फुटबॉल होल्ड पोजीशन। फिर होता है साइड लाइंग पोजीशन। साइड लाइंग पोजीशन में क्या होता है कि माँ और शिशु दोनों लेट कर स्तनपान करते हैं। ठीक है, माँ शिशु दोनों लेटी हुई रहती है और जो है शिशु और माँ के बीच में एक वी का एंगल बनता है ताकि जो है इधर से हवा आ सके और इधर जा सके और बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो। ठीक है, तो ये होता है। फिर होता है चैलेंजेस इन लैक्टेशन कि लैक्टेशन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। दिक्कतों के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले होता है सोर निपल्स, जिसमें कि निपल का दर्द होता है जो कि बहुत ही आम समस्या है। अगर सही पोजीशन और सही तकनीक से अगर दूध पिलाया जाए तो इसको रोका जा सकता है। फिर होता है इंजॉर्जमेंट। इंजॉर्जमेंट में जो है स्तन में बहुत ज़्यादा दूध भर जाता है जिससे कि वो कड़े हो जाते हैं और असहजता पैदा करते हैं। फिर मेस्टाइटिस, जिसमें कि एक ब्रेस्ट का जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं, या इन्फ्लेमेशन, तो उसको जिसमें कि दर्द, सूजन और फीवर वगैरह हो जाता है, इसको बोलते हैं मेस्टाइटिस। ये सारी दिक्कतें आ सकती है ब्रेस्ट फीडिंग में। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर फीडिंग। तो अगर प्रॉपर फीडिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सही ढंग से दूध पिलाने के कारण जो है शिशु के शारीरिक विकास बहुत तेज होता है और सही तकनीक और पोजीशन न केवल शिशु को पर्याप्त पोषण देते हैं बल्कि माँ को भी स्तनपान के दौरान असुविधा से बचाते हैं। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही, और जो अगला होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा। ठीक है, और ये पार्ट 2 में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही, और दुर्गा पूजा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मेला घूमिए और मस्ती कीजिए।